हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ आपका मेंटर राजेश नागदीवे। 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नवोदय विद्यालय। आपने नाम सुना होगा। उसके बाद मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, अभी आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स थ्योरेटिकली देख लिया है। आज हम इस वीडियो में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन अब मैथमेटिकली ये देखा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन चेकआउट कर लिया कि दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये तो सिंपल टेक्निक हो गई आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अब प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, कंडीशनल के भी रहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के भी रहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे। सब ये मिक्स वैरायटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. So probability of A solving a problem is 1/2 and probability of B solving a problem is 1/3. Okay, if both try to solve the problem independently. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं भी दिया हुआ है तो आपको अज्यूम करना है कि दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, बिकॉज इन आइडियल सिचुएशन we all expect that any problem thrown to the class, that means that every student has to solve the problems independently. Correct है कि नहीं? Okay, then find the probability that problem is solved. अब ये यहाँ पे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब किसी एक ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, दोनों ने भी सॉल्व कर लिया या किसी एक ने भी सॉल्व किया है। मतलब एटलीस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन event out of the two given events. मतलब at least one of them solve the problems, that means that problem will be solved. So therefore find out the probability of A union B. This is probability of at least one of them solve the problem. ठीक है। अब यहाँ पे since they are solving the problems independently, so don't use the addition theorem. You can use, as the events are independent, we can find out this by probability of A naught into probability of B naught, 1 minus probability of A naught into probability of B naught. बस हो गया काम खत्म। 1 माइनस ये 1/2 है P ऑफ A, तो यहाँ से नॉट की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ये 1/3 है तो नॉट की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 और आंसर आ गया आपका 2/3। करेक्ट है? कितना सिंपल है। तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी। ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, एटलीस्ट वर्ड यूज नहीं किया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लासरूम में टीचर्स के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व तभी कराएगा जब कोई एक बच्चा भी पूरे क्लासरूम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। सभी सॉल्व कर लेते तो ये अच्छी बात है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब नोट कर लीजिए आप इसको, फिर मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन जनरेट करके देता हूं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, इसी में ये थोड़ा सा चेंज आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम। सेकंड प्रॉब्लम पे आ रहा, नोट करिए, एग्जैक्टली, अंडरलाइन द वर्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आगे हम एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अब नहीं आएगा। सेम प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. Correct it? And if both try to solve the problems independently, then find the probability that exactly one of them. Exactly का क्या फॉर्मूला होता है?
probability of exactly one of them solve problem, इसका फार्मूला जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ये फार्मूला होगा। करेक्ट है। ए ने सॉल्व किया लेकिन बी ने सॉल्व नहीं किया, बी ने सॉल्व किया लेकिन ए ने सॉल्व नहीं किया, ये है। अब हमको तो शायद ए ने सॉल्व किया हो चाहे बी ने सॉल्व किया, दोनों में से किसी एक ने भी सॉल्व किया हो, तो हम ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अब ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ये कैसे निकालेंगे, इसको चेकआउट करते हैं। तो इसको चेकआउट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगा दीजिए, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होगा, बस हो गया काम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/2 है, कोई इश्यू नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो जाएगा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा 1/2। तो ये तो कट गया, काटिए मत, कैंसिल मत करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6 और यहाँ आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3/6 और अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आंसर आया 1/2। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1/2, करेक्ट है। तो अभी हमने देखा कि एक प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, फिर दूसरा प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो ये दो वेराइटीज की हमने प्रॉब्लम देखा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, पूरा प्रॉब्लम भी नोट करिए। और अब इसी प्रॉब्लम्स को हम 3 इवेंट्स में लेके जाते हैं और 4 इवेंट्स में लेके जाते हैं। जो 3 इवेंट्स और 4 इवेंट्स वाले प्रॉब्लम, खास करके 4 इवेंट्स वाला प्रॉब्लम मैं 2013 एडवांस का डिस्कस करूंगा इसी कॉन्सेप्ट में, तो नोट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, हम 3 इवेंट्स में हैं और यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी with their respective probabilities of solving the problem is 1/2। P of A 1/2 है, P of B 1/3 है, P of C 1/4 है। Find the probability that problem is solved। A problem is solved, once again problem is said to be solved if any one of them solve the problems। All of them are solving the problems correctly, that is the good thing, but problem is said to be solved if any one of them solve the problem, that is we have to find out the probability of at least one of them solve the problems, that is probability of A union B union C, we have to find out। But as the all 3 students are solving the problems independently, that is this A B and C are independent events, hence we can directly find out is 1 minus P of A naught into P of B naught into P of C naught, correct? So this is 1 minus P of A naught is 1/2, this is P of B naught is 2/3 and C naught is 3/4, so this will get cancelled, this will get cancelled, 1 minus 1/4, finally answer 3/4. So see how easily we can solve the problems when the events are independent, and we are using the concept of solving the problems, that is the probability of A union B when the events are independent, probability of A union B union C when the events are independent। Is there any problem with that? Already last lectures में लास्ट में ये सारे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करके ये बोला था। अब आप देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए और अब मैं 2013 एडवांस का प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है, एक ही लाइन में बनेगा 2013 एडवांस का भी, ठीक है। अब उसमें 4 इवेंट्स उसने कंसिडर किया है। So let's see the 2013 advanced problem. Now look at this question. This is 2013 advanced. A very simple question, okay? One liner answer. एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। For example here, 4 persons independently solve a certain problems correctly with the probability 1/2, 3/4, 1/4 and 1/8 respectively. Then the probability that problem is solved correctly, at least one of them. Already it is given that the problem, find the probability of at least one of them solve the problems. So let A, B, C are 4 persons. So probability of A is 1/2, probability of B is 3/4, probability of C is 1/4 and probability of D is 1/8. ठीक है। So we have to find out the probability of A union B union C union D. As A, B, C and D are independent events,
आप 4 इवेंट्स ले लीजिए या 5 इवेंट्स ले लीजिए या 6 इवेंट्स ले लीजिए, इफ the all events are independent, then we can find out the probability of at least one of them very easily in a very first step, right? So this is 1 minus p of a naught into p of b naught into p of c naught into p of d naught. ओके, अब नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालते, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 7/8. बस हो गया. अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. अब आप कैलकुलेट करेंगे 32 इंटू 8 256. तो डिनोमिनेटर में तो 256 आ गया. 256 माइनस 21, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3. 235/256 इज अवर आंसर. तो सिंपली आपको क्या ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि एज ए बी सी एंड डी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, दैट इज द ऑल 4 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हेंस वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एटलीस्ट वन ऑफ देम डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फार्मूला. करेक्ट है कि नहीं? तो कितना आसानी से आपने इसको बना लिया. ठीक है, अब दूसरे वेराइटीज के प्रॉब्लम से आते हैं. हमने यहाँ पे 2% सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स, 3% सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स, 4% सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजों को चेकआउट कर लिया. दूसरी वैरायटी के ऊपर जंप आउट करते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहता है कि ए स्पीक ट्रूथ 60 टाइम्स आउट ऑफ 100 केसेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ. ऐसे लिख दीजिए 80 is 60/100 and B speak truth 70 times out of 100 cases. तो probability of B speaking truth is 70 times out of 100. अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसको 6/10 ही रखिए और इसको 7/10 ही रखिए. ठीक है, ओके. तो देखिए A स्पीक ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी तो 6/10 है और B स्पीक ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी आपका आ गया 7/10. ठीक है साहब. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. अब सेम फैक्ट का क्या मतलब हो गया, या तो दोनों ट्रूथ बोलेंगे या दोनों के दोनों फॉल्स बोलेंगे. और दूसरा चीज, अब यहाँ पे ये देखना है इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है. जो आइडियल सिचुएशन में है, हम दोनों को सेपरेटली बुला रहे हैं. इसको बुलाए और इससे पूछे, हाँ भाई बताइए क्या आपने देखा, क्या सुना आपने. तो ये अपने हिसाब से कुछ बोल देगा और फिर दूसरे को सेपरेटली बुलाए, मतलब वो भी कुछ बोलेगा लेकिन इसने क्या बोला उसके बेस पे वो नहीं बोलने वाला है. तो इसका मतलब एक आइडियल सिचुएशन में जो भी वो फैक्ट बोलने वाले हैं वो इंडिपेंडेंटली बोलेंगे. ये बात समझ में आ गई? हाँ. तो ये यहाँ से इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट निकला. तो ए ट्रूथ बोलता है 6/10, इसकी प्रोबेबिलिटी है. बी ट्रूथ बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है. तो पी फॉल्स बोलेगा, अपना ए फॉल्स बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 और पी अपना बी फॉल्स बोलेगा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टेटिंग फॉल्स इज 3/10. ये हो गया. ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगी. ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो जाएगी. अब क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ stating the same fact मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ट्रूथ बोल रहा है एंड बी भी ट्रूथ बोल रहा है, या तो फिर प्लस हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी फॉल्स बोल रहा है एंड बी भी फॉल्स बोल रहा है. ये तो सेम फैक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया. सेम फैक्ट का मतलब यही है, ए और बी दोनों ट्रूथ बोल रहे हैं या फिर ए और बी दोनों फॉल्स बोल रहे हैं. जब और लग जाता है तो प्रोबेबिलिटी सम हो जाती है. करेक्ट है, मतलब इसके आने से भी वर्क हो रहा है और इसके आने से भी वर्क हो रहा है, तो ये प्लस हो गया. ये बात क्लियर हो गई. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आते हैं कि बोथ आर स्टेटिंग द फैक्ट्स इंडिपेंडेंटली इन आइडियल सिचुएशन है. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एफ. ये हो गया. तो ए ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10 और इसकी है 7/10. फॉल्स में आते हैं, यहाँ आते 4/10 और यहाँ आते
3/10, फाइनली ये हो जाएगा 42/100 प्लस 12/100, 54/100। आप इसको और काट दीजिए, 27/50। ये फाइनल आंसर होगा आपका 27/50, ये आंसर आ गया। तो जो एस्पेक्ट है उसमें वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है कि बोथ द पर्सन्स विल say whatever they want to say, whether they want to speak truth or they want to speak false, but they are stating the facts independently. Okay, so because of that we have used the concept of independent events over here. इसके बेस पे अब दूसरा प्रॉब्लम भी बन जाएगा। अभी मैंने बोला है what is the probability that they will agree in stating the same fact. अब इसी चीज को what is the probability that they will agree in stating contradict each other. What is the probability that they will contradict each other in stating the fact? They will contradict each other in stating the fact. Stating the fact. अब इस क्वेश्चन में चेंज आ गया। अभी क्या हो रहे थे कि बोथ द पर्सन्स आर स्टेटिंग द सेम फैक्ट, वेदर दे आर स्पीकिंग ट्रूथ, बोथ हैज टू स्पीक ट्रूथ, एंड वेदर दे आर स्पीकिंग फॉल्स मीन्स बोथ हैज टू स्पीक द फॉल्स। बट हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर मतलब एक ट्रूथ बोलेगा तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, और दूसरा अगर ट्रूथ बोलेगा तो पहला फॉल्स बोलेगा। मतलब यहाँ पे सिंपली चेंज ये करना है, contradict each other, contradict each other, इसकी प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो ये ट्रूथ बोल रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉल्स बोल रहा है तो ये ट्रूथ हो जाएगा। बस ये काम करना है, करेक्ट है। नोट किया आपने क्या डिफरेंस आया, ठीक है साहब। तो ये ट्रूथ तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रूथ, ये हो गया। बस इंडिपेंडेंट है, ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अब कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। क्या कैलकुलेशन है, ए और टी की है 6/10, ये और 3/10 प्लस यहाँ आ जाएगा 4/10 और यहाँ आ जाएगा 7/10। कैलकुलेशन तो खैर हम कर लेते हैं। तो पहले एक बात को समझ लीजिए कि ए ने ट्रूथ बोला और बी ने फॉल्स बोला तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, या फिर ए ने फॉल्स बोला बी ने ट्रूथ बोला, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। और इसके आने से भी ये वाला वर्क कंप्लीट होता है, इसके आने से भी ये वर्क कंप्लीट होता है, तो इसलिए ऐड कर दीजिए। बट बोथ आर स्टेटिंग द फैक्ट वेदर ट्रू और फॉल्स इंडिपेंडेंटली। बिकॉज ऑफ दैट दिस पी ऑफ ए टी इंटरसेक्शन बी एफ can be written as P of AT into P of B of F, and like that. Okay, now as it is given that A speaks the truth 60 times out of 100, the probabilities are given. Okay, and if he is speaking truth, then speaking false, both are complementary events, दोनों complementary events होंगे, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो ये आ गया 18/100 और ये हो जाएगा 28/100, 46/100, करेक्ट है कि नहीं। 46/100 को कैंसिल कर दीजिए, 23/50 इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें भी हमने क्या किया, दोनों वैरायटीज देख लिया कि अगर वो दोनों सेम फैक्ट स्टेट करते सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, या फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बट इंडिपेंडेंटली, सो वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, एंड ये दो इवेंट्स में बात कर रहे हैं, तो तीसरे में भी हम जा सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब आपने उस चीज को समझ लिया है, वहां कुछ ये नहीं। अब नेक्स्ट वेराइटीज पे आते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट कृष्णा विल बी अलाइव फॉर 10 years hence is 7/15. सो कृष्णा अलाइव की प्रोबेबिलिटी 7/15। तो कृष्णा डेथ की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। कृष्णा डेथ विल बी 8/15 बिकॉज अलाइव एंड डेड
These are considered as the complementary events. Correct है? And Hari, probability of Hari alive. And Hari will be alive is 7/10. So therefore probability of Hari dead will be 3/10. Got the point? What the question says? The probability that Krishna will be alive for 10 years hence is 7/15 and Hari will be alive is 7/10. What is the probability that both Krishna and Hari will be dead 10 years hence? What is the probability that both Krishna and Hari will be dead? तो क्या आ जाएगा? Hari and Krishna dead. मतलब Hari dead into Krishna dead. And these are the independent events because Hari and Krishna will be dead independently. I said earlier that कोई भी दो पर्सन जिंदा रहते या मरते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली होते, कोई एक दूसरे को देख के न जीता है ना मरता है. कहने की बात अलग होती है ना. कॉमनली इसमें कि हम उसको देख के जी रहे हैं या वो मर गया इसलिए हम भी मर गए, ये कहने की बातें है. बट द पर्सन्स आर लिविंग और डेड आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ऑल ईच एंड एवरी पर्सन्स आर लिविंग और डेड इंडिपेंडेंटली. फाइन. तो अब ये हो गया. तो हरी डेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हरी डेट की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और कृष्णा डेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/15 है. तो ये तो कट गया 5 पर, ये 4 और ये 5. सो देयरफॉर द आंसर विल बी 4/25. करेक्ट है? ओके. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स. 2 balls are drawn in succession at random. ये वर्ड अंडरलाइन करिए. सक्सेशन. सक्सेशन है क्या चीज? सक्सेशन का मतलब हो गया 1/1. अब 1/1 है तो प्रॉब्लम है. क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर विथ रिप्लेसमेंट. अब ये दोनों में से कोई भी वर्ड दिया नहीं है. ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये विथ रिप्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम है या विदाउट रिप्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम है. मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद. अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स. 2 balls are drawn in succession. सक्सेशन का मीनिंग हो गया 1/1 at random. What is the probability that one of them is white and other is black? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में ठीक है 1/1 निकाल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है कि विथ रिप्लेसमेंट है. क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है भाई. जब तक कि अगर मेंशन नहीं किया है तो एक बॉल आपने ड्रॉ किया और आपको अगर किसी ने बोला नहीं कि आप इसको जाके वहाँ पे वापस रख दीजिए तो आप क्यों रखेंगे? आप सीधी सी बात है, बॉल ड्रॉ कर लिया, हो गया आपका, हो गया बॉल. जब तक कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं भाई आपको ड्रॉ करके कलर देख के वापस से आपको बैग पे रख देना है, तो तब तक आप रखेंगे नहीं. तो ओबियसली अगर कोई सिचुएशन नहीं यहाँ पे मेंशन की है, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ये समझ में आ गया? इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट केस कंसिडर करेंगे. तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई. तो अब आते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज वाइट. अब वन ऑफ देम इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक. अब ये क्वेश्चन में और दूसरा ट्विस्ट आ गया. वन ऑफ देम इज वाइट मतलब फर्स्ट ड्रा होगा और सेकंड ड्रा होगा. 1/1 है तो फर्स्ट ड्रॉ में भी वाइट आ सकता है या फर्स्ट ड्रॉ में भी ब्लैक आ सकता है. ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ना, प्रोबेबिलिटी 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन वाइट. ये मतलब फर्स्ट में वाइट आया और दूसरे में ब्लैक आया, या फिर फर्स्ट में ब्लैक आया दूसरे में वाइट आया, दोनों से हमारा वर्क कंप्लीट होता है. करेक्ट है कि नहीं? सिंस वी आर ड्रॉइंग दी बॉल्स 1/1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. करेक्ट है कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए. तो यहाँ P ऑफ W इंटू P ऑफ B, और ये इसी को ट्वाइस कर दीजिए
सीधा सीधा डायरेक्टली ट्वाइस कर दिया, तो 2 इंटू, अब वाइट को लेते हैं, वाइट जब निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/13 इंटू, अब यहाँ पे आ जाएगा 12, और अब ब्लैक निकलेगा तो 7/12। ये 12 क्यों हुआ, ये बात क्लियर हो गई। 12 के पीछे रीज़न वही है कि आपने एक बॉल को निकाला और वापस इधर रख दिया, ठीक है। अब ये रख दिया है, अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दूसरे बॉल की, तो अभी दूसरा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो गया कि 12 बॉल में से 5 वाइट बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया, मतलब अब पहले वाले केस से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंस द इवेंट्स आर नाउ इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया, 6 से ये कितनी बार कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 7/13। तो ये आपका आंसर आ गया 7/13। अब यहाँ पे इशू वही आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर आपका ये वाला केस विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, करेक्ट है। और इसके अलावा कोई खास बात नहीं है इसमें, मगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मीनिंग है, मीनिंग को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव होते हैं। Okay, next one is, now consider this question. This is very important question to understand the concept of independent events. देखते कैसे। From a full pack of cards, one card is missing. एक कार्ड मिस हो चुका है। अब एक कार्ड किसका मिस हुआ है, 2 कलर्स होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। 4 स्वीट्स होते हैं ना, कि स्पेड, डायमंड, ठीक है कि नहीं, ऐसे आपने 4 कलर देखे होंगे, लाल, ईटा, चीड़ी और काला का पान, है ना, ये 4 स्वीट्स होते हैं, ठीक है। अब एक कार्ड मिस हो गया, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस दैट इट इज रेड। अब ये रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब रेड की प्रोबेबिलिटी तब निकलेगी तो पहले मेरे को पता चले कि मिसिंग कार्ड क्या है, मिस कौन सा कार्ड हुआ है, कौन से कलर का कार्ड हुआ है, 2 कलर में से एक। तो चलो हमने देखा कि ब्लैक मिस हो गया और फिर रेड निकला, क्योंकि रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि रेड मिस हुआ होगा और फिर रेड निकाल रहे हैं, रेड मिस और रेड निकाल रहे। तो देखो, ब्लैक मिस हुआ और फिर रेड निकाल रहे, या तो फिर प्लस हो जाएगा, और रेड मिक्स हुआ फिर रेड निकाल रहे। देखो, इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है और इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है, दोनों में से किसी एक के भी आने से वर्क कंप्लीट होता है, तो इसलिए ऐड हो गया। अच्छा साहब, आप ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट क्या कार्ड मिस हो चुका है, अब तो 51 कार्ड है, 51 कार्ड में से रेड निकालना है, तो वो मिस हो गया है। अब ये एक नया प्रॉब्लम बन गया, ये 51 कार्ड में से रेड कार्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मिसिंग और ड्राइंग, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मिसिंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ड्रॉ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मिसिंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ड्रॉ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टोटल ब्लैक 26 होते हैं 52 में से, ओके। फिर अब तो टोटल कार्ड 51 है, उसमें से रेड निकाले। अब ब्लैक मिस हुआ है तो रेड तो 26 ही रहेंगे, करेक्ट है, हाँ जी। प्लस रेड मिस हुआ है तो 26/52, अब रहेंगे 51, लेकिन अब रेड ही निकालना है, एक रेड मिस हो चुका है, तो यहाँ रहे होंगे 25। देख लीजिए 25 क्यों, क्योंकि रेड ही मिस हुआ है, तो अब बचे 25, टोटल कार्ड बचे 51 और एक कार्ड निकालना है, तो 25/51, करेक्ट है कि नहीं। तो अब तो सिंप्लीफाई करना है, तो 26/51 कॉमन ले लीजिए, 26/52, हाँ 52, 26/52 कॉमन लिया, 26/51 प्लस 25/51, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये सिंपली 26/52 मतलब 1/2, ये आंसर आएगा 1/2। फाइन, चेक इट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेड मिस हुआ और रेड निकालना है, या ब्लैक मिस हुआ फिर रेड निकालना है।
हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट निकालना है, इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है, इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है, करेक्ट है, इसलिए ये प्लस, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है, लास्ट प्रॉब्लम। ओके, 3 peoples ABC have probabilities 3/5, 2/5, 3/4। मान लीजिए 3 पर्सन A, B और C है, तो इसकी तो 3/5 है, इसकी है 2/5 और इसकी है 3/4, ठीक है। Hitting a target with a rifle shot, what is the probability that there being exactly 2 hits? Exactly 2 hits नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, तो probability of exactly 2 hits, exactly के बारे में हम सेट थ्योरी से पढ़ते आ रहे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ए ने भी हिट किया, बी ने भी हिट किया, लेकिन सी ने हिट नहीं किया। ए ने हिट किया, सी ने हिट किया, बी ने हिट नहीं किया, प्लस ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट किया और सी ने हिट किया, तभी तो ये एग्जैक्टली हो गया, करेक्ट है। कोई भी दो मानना चाहिए, नाम से मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वेदर दिस टू हु आर हिटिंग द टाइगर्स आर ए एंड बी और बी और सी आर ए और सी, दैट डजंट मैटर, एग्जैक्टली की बात हो रही है, करेक्ट है। बस आई वांट दैट exactly 2 hit must be there out of the 3, करेक्ट कि नहीं? तो ठीक है सर, ए और बी ने हिट किया, सी ने नहीं किया, ए और सी ने हिट किया, बी ने नहीं किया, बी और सी ने हिट किया, ए ने नहीं किया, बट सब लोग जो हिट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं, करेक्ट कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट तो है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of C into probability of B naught, probability of A naught into probability of B into probability of C, बस हो गया, ये काम हो गया आपका खत्म। अब आपने सारी वेराइटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ C 1, नॉट C की बात करेंगे, 3/4 है तो 1/4 हो जाएगा, करेक्ट है ना? प्लस क्या थे ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी क्या हो जाएगा, 2/5 है तो 3/5 हो जाएगा। फिर इधर आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 3/5 है तो कितना आएगा 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा, कर लीजिए कैलकुलेट। 5 5 या 25, 25 इंटू 4, तो डिनोमीटर में तो 100 आ गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 3 जा 12, 27 प्लस 18 बाई 100, 45/100, करेक्ट है, 45/100। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा और ये 20 से कट जाएगा, फाइनली आंसर आपका 9/20 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है कि आपको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स यहाँ देख लिए। अब कुछ मैं ऐसे प्रॉब्लम्स लूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स रहेंगे, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ, एग्जॉस्टिव, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीपल वैरायटी भी रहेंगे और सिंगल चॉइस ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इस वीडियो के बाद में उसको आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।